नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय योगेंद्र यादव जी। स्वागत और अभिनंदन। बिहार का चुनाव शुरू होने से पहले वहां एक ऐसा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है जिसका नाम होता है एसआईआर। योगेंद्र यादव जी की लड़ाई उस एसआईआर को अब इस मुकाम पर ले आई जहां हर आदमी को अपने मत का अधिकार करने का मौका मिलेगा। और इसके बावजूद भी चुनाव आयोग तरह तरह की उसमें खामियां निकालकर फिर भी रोकने पर आमादा है। युगेंद्र सर, हमेशा समाज के हित की कोई बात आती है तो सबसे पहले अपना गमछा उठाया और चल पड़े उस गांव के गरीब के पास जिसकी आवाज कोर्ट तक लाना, जिसकी आवाज सरकार तक पहुंचाना। और इसी उद्देश्य के तहत बिहार के वोटरों की समस्या को लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंच गई। और जब सर्वोच्च अदालत पहुंचे तो उसी समय स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। अस्पताल से जाकर खुद अपनी सुनवाई करके और अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर इस देश के जनमानस को बताया कि अगर लड़ाई लड़ने की कुवत हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। हिम्मत और हौसला चाहिए। सर, अब क्या पोजीशन है जो आपने पीआईएल फाइल की थी, उसका अंतिम जो रुझान आया, जो सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया चुनाव आयोग को, वो क्या था? शुक्रिया शिव कुमार भाई। ये बड़ी लड़ाई है, बहुत लोगों की लड़ाई है, मैं उनमें से एक हूं। और कानूनी लड़ाई उसका केवल एक पक्ष है। लड़ाई क्यों है? लड़ाई इसलिए है कि इस देश में जो बुनियादी संवैधानिक मान्यता है वो ये है कि हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। और पिछले 75 सालों से ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें व्यक्ति के पास और कुछ भी ना हो, घर भी ना हो, पर कम से कम वोट देने का अधिकार उसको मिलता है। चुनाव आयोग इसे खत्म करना चाहता है। ये जो एसआईआर है, ये वोटर लिस्ट का परीक्षण खाली नहीं है, ये नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने की एक कवायद है जिसमें दो ऐसी चीजें की जा रही है जो इस देश में आज तक कभी नहीं। लोगों से कहा जा रहा है कि तुम फॉर्म भरो, वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई करो, नहीं किया तो छुट्टी। पहले सरकार की जिम्मेवारी होती थी कि हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट पे डाले। अब वो जिम्मेवारी व्यक्ति पर, नागरिक पर खुद डाली जा रही है। और दूसरा, लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तुम साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण पत्र है। वो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं जो प्रमाण पत्र साधारण लोगों को आज तक कभी दिए ही नहीं गए। जो लोगों के पास प्रमाण पत्र हैं वो माने नहीं जा रहे, जो नहीं है वो मांगे जा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ लड़ना जरूरी है, क्योंकि हम इस देश में हर व्यक्ति के लिए वोट का अधिकार बचाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान की तरफ से जमीन पर भी प्रोटेस्ट किए हैं, अभियान चलाए हैं, जन सुनवाई की है, और उसके साथ साथ में अदालत भी पहुंचे। अदालत में अभी बातचीत हुई है, तर्क हुए हैं, आर्ग्यूमेंट पूरे हुए हैं, लेकिन अभी केवल अंतरिम आदेश आए हैं, अंतिम आदेश अभी नहीं आया है। क्योंकि हमारा मूल को ही रद्द कीजिए, क्योंकि ये असंवैधानिक है, क्योंकि भारत के कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इससे लोगों के वोट देने का अधिकार कटेगा। तो अदालत ने फिलहाल कहा है कि चलिए इस बड़े मामले पे हम बाद में फैसला करेंगे। फिलहाल बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में हम कुछ अंतरिम आदेश दे देते हैं। तो अब तक दो तीन बड़े बड़े आदेश उनके आए हैं। पहला आदेश तो ये कि जिन 65 लोगों का नाम कटा, जिनको चुनाव आयोग छुपाने की कोशिश कर रहा था, उनको सार्वजनिक करना पड़ा। दूसरा और बहुत बड़ा जो अंतरिम आदेश आया वो ये कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसमें कम से कम आधार को शामिल करना पड़ेगा। और आधार का सवाल इसलिए जरूरी था कि अब तक जितने भी दस्तावेज मांगे जा रहे थे, कोई 5% लोगों के पास था, कोई 15% के पास था, कोई 40% के पास था, लेकिन 90-100% के पास कोई दस्तावेज नहीं था। आधार एक दस्तावेज है जो लगभग 100% लोगों के पास है। तो आधार के शामिल होने का मतलब था कि अब ये लगभग सब लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन अभी भी
इस प्रक्रिया में जितने भी प्रक्रियागत दोष हैं उसके बारे में चर्चा कोर्ट में नहीं हुई है, आदेश नहीं आया है। और ये एसआईआर अपने आप में संवैधानिक है या नहीं है, इसके बारे में आदेश नहीं आया है। इन दोनों की लड़ाई अभी भी बाकी। युगेन सर, जब फॉर्म भरवाए गए और फॉर्म भरवाने के बाद जो वोट बढ़े, जिन वोटों को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जो वोट बढ़ रहे हैं उनकी आयु 80 वर्ष, 90 वर्ष, वो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। एक बड़ी समस्या आ रही है, जबकि जो नए वोट आएंगे, नए वोट बढ़ेंगे, उनकी आयु तो 18 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। इस पर चुनाव आयोग कोई सवाल नहीं खड़ा करता कि नए वोट बढ़ाने वालों जी, की। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल उनका है जो कि जिन लोगों का ड्राफ्ट लिस्ट में नाम पहले आ चुका था। उसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर किसी नए लोगों को अपने नाम जुड़वाने हैं तो वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके लिए अवधि दी गई थी, आपको 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक की अवधि दी गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव आयोग ने बताया कि 16 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। हमें जानना चाहा कि भाई वो कौन है 16 लाख लोग, क्योंकि चुनाव के नियम के हिसाब से ऐसे हर एप्लीकेशन को शाम को अपलोड कर देना चाहिए और वो एप्लीकेशन डाउनलोडेबल होनी चाहिए। वैसा तो चुनाव आयोग ने नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक केवल 4 लाख नाम जाहिर किए। ठीक है, हमने उन 4 लाख नामों को डाउनलोड कर लिया और हमने उसके आधार पर देखा कि ये कौन लोग हैं, इनका आयु क्या है। जैसा आपने ठीक ही कहा, कभी कोई नया व्यक्ति है, फॉर्म 6 नए वोटर के लिए भरा जाता है और वो वोटर कहता है मैं पहले कहीं पे भी वोटर नहीं रहा हूं, कहीं और वोटर हूं नहीं और रहा नहीं। तो फॉर्म 6 वो व्यक्ति भरता है जो स्पष्ट रूप से कहता है मैं नया वोटर हूं या मैं अपना वोट स्थानांतरित करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे लोगों की उम्र क्या होगी? ज्यादातर नए वोटर होते हैं, जैसा आपने ठीक कहा, 18 से 20 के बीच में होनी चाहिए। 18 साल वाला छूट गया, चलो 19 में कर लेगा, चलिए 20 में कर लेगा। हमने देखा 18 से 20 वालों की उम्र कितनी है। ये जो 16 लाख लोग आए हैं, उनमें से जितनों के नाम सार्वजनिक हैं, उनमें से केवल 27%, एक चौथाई, 4 में से एक है जो कि 18 से 20 उम्र का है। ये क्या बात हुई भाई? हमने कहा चलो भाई 25 तक खींच लो, हो सकता है 25 तक चला जाए मामला, तब भी केवल 60% होते हैं। 40% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है। और ये 25 साल की बात मैं क्यों करता हूं? क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम है जो कहता है कि अगर कोई फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए 25 साल या उससे अधिक का व्यक्ति अप्लाई करता है तो उस पर विशेष निगाह रखनी चाहिए। ये इलीगल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की नजर में ये संदेहास्पद है, इसको चेक करो। और हमने देखा 40% केस ऐसे हैं जो कि संदेहास्पद है। ऐसे लोग हैं जो 100 साल की उम्र वाले हैं, 28 लोग हैं 100 साल या उससे अधिक उम्र वाले हैं। 90 साल वाले तो न जाने कितने हैं जो कि पहली बार वोटर होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये गोरख धंधा हो क्या रहा है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, दूसरा ये कि जिन लोगों का नाम कटा था, जिन 65 लाख लोगों का नाम कटा था और जिनको वापस आने के लिए कोई सीधा रास्ता दिया नहीं गया था, जिनको मजबूर किया गया था कि अब तुम फॉर्म 6 भरो, नए वोटर की तरह लाइन में लग के आओ, ये जो लोग हैं इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती उनके नए फॉर्म भरवा के किए जा रहे हैं। जो भी है, ये संदेहास्पद मामला है, जो भी है इसकी जांच होनी चाहिए। युगेन सर, अब चुनाव आयोग का नया ऐलान आ गया है कि बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट की एसआईआर को हरी झंडी दे दी गई। अक्टूबर से शुरुआत होगी। तो आपके लिए तो फिर बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई। अभी तो आप 65 लाख की लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो करोड़ों लोगों की आवाज को लेकर जाना पड़ेगा। रोज नित नए तैयारियां करनी पड़ेंगी, नित नई रिसर्च करनी पड़ेगी। काम बढ़ गया है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप सही जब कह रहे हैं, मगर एक बात देखिए सुषमा जी, दरअसल जब बिहार का आदेश आया था 24 जून 2025 को, उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि ये पूरे देश पे लागू होगा। तो हम जैसे लोग तो तभी सचेत हो गए थे। और सच बात यह है कि पिछले 2 महीने से सब कुछ छोड़ के मैं इस काम पे इसीलिए लगा हूं, क्योंकि ये स्पष्ट था कि पूरे देश पे लागू होने वाला है। तो एक मायने में नई घोषणा नहीं है। नई बात यह है कि अब चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, अब इसकी डेडलाइन वगैरह फिक्स कर दी है। लेकिन ये पूरे देश में होने वाला था और इसीलिए उम्मीद है कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि इस बिहार में जो कुछ भी गड़बड़ियां हुई
वो सारी गड़बड़ियां बाकी देश में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट निर्देश दे, स्पष्ट प्रक्रियाएं बनाए, ताकि जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो नियमों का उल्लंघन हुआ, जो लोगों को कष्ट हुआ, जो बिना बात के नाम कटे, वैसी प्रक्रिया, वैसे तकलीफ देश में कहीं और ना दोहराई जाए। इसके लिए बेहद जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अब इन सब चीजों को निर्धारित करे। लेकिन सर, हम बैंक जाते हैं तो कहा जाता है आधार कार्ड की ओटीपी चाहिए। हम आयकर विभाग में जाते हैं तो हमारा टैक्स जो कंफर्मेशन होता है उसके लिए आधार से ओटीपी चाहिए। हम कहीं भी जाएं तो हमसे कहा जाता है आधार दिखाओ। हम हवाई यात्रा करें तो हवाई अड्डे पे कहा जाता है आधार कार्ड दिखाओ। हम अगर किसी और सरकारी संस्थान में जाएं, लोन अप्लाई करें तो कहा जाता है आधार कार्ड दिखाओ। जो आधार कार्ड इतना महत्वपूर्ण हो, हम सिम कार्ड लेने जाएं जिससे हमारा पूरा जीवन चक्र अब चल गया है। अब तो फोन पर हम आधारित हो गए हैं। फोन अगर 10 मिनट बजे ना तो टेंशन होने लगती है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई हालचाल नहीं ले रहा है। उस आधार कार्ड को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया। एक बार ये कहा गया कि आधार नहीं होगा तो आपका वोट नहीं बनेगा, आपका बैंक अकाउंट बंद करा दिया जाएगा, आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। वो आधार कार्ड चुनाव में प्रपत्र क्यों नहीं? उस पर चुनाव आयोग को एक लिखित आदेश क्यों नहीं ऐसा दिया जा रहा है कि इसे मैंडेटरी कीजिए, इसे जरूरी कीजिए, आवश्यक कर दीजिए। अब तो देना पड़ा है वो आदेश, लेकिन चुनाव आयोग ने 2 महीने तक जी तोड़ कोशिश की कि उसको आधार को ना मानना पड़े। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जिस आदेश को देश की हर छोटी बड़ी, जिस आधार को देश की हर छोटी बड़ी चीज से जोड़ा जा रहा है, इससे लिंक करो, उससे लिंक करो, यहाँ उसका ओटीपी लेके आओ, वो करो, और झक मार के इस देश के हर व्यक्ति ने अपना आधार बनवा लिया है, उस आधार कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण चीज पे आप लागू नहीं करेंगे, और वो देश की निर्वाचन संस्था कह रही है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। क्यों भाई, क्या नियत है? इसके पीछे एक ही नियत हो सकती है कि कहीं सब लोगों का वोट ना बन जाए। जो वोट पे कैंची चलनी थी, वो कैंची रोकने का तरीका है आधार, क्योंकि तब कैंची चलाना मुश्किल हो जाएगा। देश के 100% लोगों के पास, 100 में से 95 लोगों के पास आधार होता है। तो चुनाव आयोग ने जिस तरह के बहाने बनाए, जिस तरह की जिद की, बहाना ये बनाया कि देखिए संवैधानिक रूप से आधार जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो जजों ने ही पूछ लिया कि फिर मैट्रिक सर्टिफिकेट कौन सा नागरिकता का प्रमाण हुआ भैया? तो वो तो नहीं है। फिर तो उन्होंने कहा जी आधार कार्ड तो बहुत बड़ी संख्या में इस देश में उपलब्ध है, फर्जीवाड़ा हो रहा है आधार कार्ड पे। तो सवाल ये है कि आधार कार्ड बना कौन रहा है? कोई विदेशी एजेंसी आके तो नहीं बना रही है, आप खुद बना रहे हैं। फर्जीवाड़ा है तो आप उसको चेक क्यों नहीं कर लेते? इस तरह के आंकड़े दिए गए कि फला जिलों के अंदर 140% है, वो झूठे आंकड़े निकले। झूठे इसलिए निकले कि वो आबादी का आंकड़ा 2011 का ले रहे थे और आधार का आंकड़ा 2025 का ले रहे थे। जाहिर है 140% मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको अगर आप इस तरह की मूर्खता करेंगे तो। फिर ये कहा गया कि विदेशियों का आधार कार्ड बन सकता है। ये नहीं बताया गया कि विदेशी का आधार कार्ड एक अलग तरह का आधार कार्ड होता है, जो हमारे आधार कार्ड से बिल्कुल एक अलग चीज होती है। तो हर तरह के झूठे आंकड़े, तर्क दिए गए इसको रोकने के लिए। तो मैं यही सोचता हूँ कि भाई क्या इसके मन में होगा, क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि आधार कार्ड हो? उसका कारण एक यही हो सकता है कि इस देश के गरीब के पास, प्रवासी के पास, मजदूर के पास और कुछ नहीं है, उसके पास आधार। और अगर आधार कार्ड मान्य हो गया तो गरीब का वोट काटने का कोई तरीका नहीं बचेगा। इसलिए चुनाव आयोग ये सब काम कर रहा था। देख के तो शर्म आती है, और अंततः पहले सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हल्का सा आदेश दिया, सुझाव दिया, नहीं माना चुनाव आयोग ने, तो अंततः उन्हें आदेश देना पड़ा इसका। अब उम्मीद करनी चाहिए कि उस आदेश की पालना होगी। योगेन सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल मेरे मन में जिज्ञासा आई है। आधार को न मानकर उसका वोट नहीं बनेगा, गरीब का वोट नहीं बनेगा, गरीब का आधार वेरीफाई नहीं होगा। अगर वेरीफाई नहीं हुआ और कल सरकार ने ये कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे थे अब वोटर लिस्ट के मुताबिक देंगे, मैं बड़ा गंभीर आपसे सवाल करने जा रहा हूं। तो फिर कल उसको राशन नहीं मिलेगा, और राशन नहीं मिलेगा तो वो सड़क पर खड़ा होगा, क्योंकि वो जो हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी का जो दायरा है वो बहुत विकराल बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में फिर वो गरीब जिएगा कैसे? इसके पीछे क्या ये भी चाल हो सकती है सरकार की, राशन से गरीब को दूर करने की, सरकार की योजनाओं से गरीब को दूर करने की? सरकार की अभी कोई ऐसी योजना नहीं आ रही है जो गरीबों को लाभ पहुंचाए और गरीबी के रेखा से बाहर लाए।
योजना सिर्फ हिंदू मुसलमान पर चल रहा है, वोट उस पर मिल रहा है, तो क्या जरूरत है योजनाओं की? अ, तकनीकी रूप से कहें तो आधार का और वोटर लिस्ट का राशन कार्ड से कोई संबंध है नहीं। तकनीकी रूप से कहें तो आप वोटर लिस्ट पे नहीं हैं, फिर भी आपको राशन मिल सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें रोज नित नए ऐसे नियम आ रहे हैं, और इसमें देर सवेर ये नियम आ सकता है कि भाई फिर आपका राशन कार्ड हटेगा। उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज एक और, कि आपको ये कहा जाएगा कि भाई आप तो भारत के नागरिक ही नहीं हो, आप वोटर लिस्ट पे तो नहीं हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश जाओ। असली खतरा ये बहुत सारे इलाकों में देश के बहुत लोगों को महसूस होता है, और ये ज्यादातर मुसलमान हैं जो कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द, सबको ये डर महसूस होता है, और कुछ नेपालियों को भी जो कि नेपाल के इस तरफ रह रहे हैं, उनको डर होता है कि भी अगर हम वोटर लिस्ट से निकल गए तो किसी भी दिन हमारे को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम भारत से निकलो, तब तो सब कुछ ही चला जाएगा ना। राशन तो छोटी चीज है, नागरिकता ही अगर चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। तो ये डर है, इसीलिए बेहद जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए और आधार को इस पे लागू किया। आपने अभी नेपाल का जिक्र किया तो फिर मेरे मन में एक सवाल आ गया कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो ये तानाशाही के खिलाफ हो रहा है, युवक सड़क पर आ रहे हैं। तीनों के अगर हम घटनाक्रम देखेंगे तो युवक सड़क पर आया, और वो कब विद्रोह किया? जब उस पर फायरिंग हुई, उस पर जानलेवा हमला हुआ, तो विद्रोह कर बैठे। भारत में भी रोजगार को लेकर बड़े सवाल खड़े हैं। कल नीतीश कुमार को सड़क पर बच्चों ने अंततः घेर ही लिया। क्या राय है आपकी? क्योंकि आप सामाजिक दायरे में अपनी विस्तृत जानकारी रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातें समझते हैं, बड़े प्यार से उन्हें सुनते हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं कि क्या इससे युवाओं में न रोष बढ़ रहा है? देखिए, एक मायने में भारत की तुलना हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका इत्यादि से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक तो आकार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। दूसरा, हमारी आंतरिक विविधता बहुत ज्यादा है। तीसरा, हमारा संस्थागत ढांचा तमाम कमजोरियों और पिछले कई सालों के आघात सहने के बावजूद बांग्लादेश से हमारा संस्थागत ढांचा आज भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि पिछले 10 साल में उसको बहुत चोट पहुंची है, लेकिन ये वो ऐसा देश नहीं है जहां कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोग सड़क पे खड़े हो जाएं और सत्ता गिर जाए, तख्ता पलट हो जाए इत्यादि, वैसी स्थिति नहीं। लेकिन जो आक्रोश, जो असंतोष युवाओं को इस बिंदु पे लेके आया, उसके तमाम लक्षण हमारे यहाँ भी मौजूद। भारी मात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दुर्वस्था, सरकार द्वारा बेरोजगारी को एड्रेस करने का कोई काम ना करना, बल्कि बेरोजगारों को पूरी तरह से गुमराह करना, सरकार द्वारा इन सब सवालों को, रोजगार के सवाल को, किसान के सवाल को दिन रात हिंदू मुसलमान में बदलने की कोशिश करना, ये सब वही खेल जो कि बाकी सब देशों में भी खेले गए। तो और महंगाई देश में जो है, जो कुल मिला के अर्थव्यवस्था की स्थिति है, बेहद खराब है। इसलिए असंतोष के कारण है, असंतोष का आधार है, और मैं केवल एक भारतीय के रूप में कामना कर सकता हूं कि वो असंतोष भारत में वो दिशा न ले जो कि उसने पड़ोसी देशों में ली। योगेंद्र सर, अंतिम सवाल बस आपसे ये पूछूंगा, जो 65 लाख वोट कटे, आप इस केस के मेन भूमिका में हैं, तो क्या आपको जानकारी मिली कि अब तक कितने बचेंगे और कितने नहीं बन पाएंगे वोट? क्या इस टाइप की कोई चुनाव आयोग जानकारी दे रहा है, कोर्ट के माध्यम से या किसी माध्यम से? चुनाव आयोग का दावा है कि उस 65 लाख में से केवल 40,000 लोगों ने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन ये दावा झूठा है। जैसे मैंने आपको अभी हाल ही में अभी बताया था कि चुनाव आयोग कहता है कि पुराने लोग तो केवल 40,000 हैं जिन्होंने अपना वोट दोबारा जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन 16 लाख नए लोगों ने अप्लाई किया है। और जैसा मैंने बताया, इस 16 लाख में से अनुमान से कम 5-6 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 25 साल से ज्यादा उम्र के। तो मेरा अनुमान ये है कि ये 5-6 लाख लोग अधिकांशतः वही लोग जिनका नाम काट दिया गया था, जिनको गांव में बताया गया भैया कोई बात नहीं, तुम एक नया फॉर्म भर लो, और जिनका एपिक, पुराना एपिक कार्ड उसके अंदर लिखा ही नहीं गया।
तो चुनाव आयोग की दृष्टि से वो बिल्कुल एक नया वोटर है जो जीवन में पहली बार अप्लाई कर रहा है। तो उस 65 लाख में से हो सकता है 5-6 लाख लोग बच गए। लेकिन यही होता है, देखिए एक बार आप नाम काट देते हैं और जिम्मेवारी उसकी होती है कि अच्छा अब तुम जाके फॉर्म भरो, तुम जाके ये करो। तो 10 लोगों में से 3-4 लोग ही ये काम करते हैं, बाकी 6-7 लोग घर बैठे रहते हैं। चल भाई वोट कट गया, अच्छा भाई अब वो बेटा आके करेगा, बेटा तो छठ के टाइम आएगा, अभी तो वो है नहीं घर पे, कौन दस्तावेज जुटाएगा, कौन ये काम करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही ऐसी है जो कि वोटर को बाहर रखने की है, जो कि एक तरह से काटने की प्रक्रिया है, और यही इसके अंदर अफसोस की बात सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। है।